हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं आपका अपना क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग शिक्षण की एक और प्रमुख विधि, निगमन विधि या जिसे डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस विधि के जनक अरस्तु थे। इस विधि के जनक जो थे वो भी अरस्तु ही थे। निगमन विधि में पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का उपयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। निगमन विधि में क्या है कि जो पहले से नियम और सूत्र स्थापित किए गए हैं, बताए गए हैं, उनको टीचर बच्चों को बता देता है और उसके बाद में बच्चे उन सूत्रों के माध्यम से जो समस्या है उसका निराकरण कर लेते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो मैथ होती है, मैथ में बहुत से सूत्र होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो उन सूत्रों के माध्यम से कठिन सवाल जो होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वो भी बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। सिर्फ आपको उसमें उनका मान रखना होता है और जिस क्रियान्वयन से करना होता है वो स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं। अंततः आपको परिणाम या रिजल्ट मिल जाता है। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि निगमन विधि में पहले से स्थापित नियम और सूत्रों का उपयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इसके शिक्षण सूत्र क्या है। तो इसके शिक्षण सूत्र में पहला है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं और कठिन से सरल की ओर जाते हैं। ठीक, इसके पहले जो हम लोग ने आगमन विधि पढ़ी थी उसमें बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा था। उदाहरण से नियम की ओर जाते थे, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते थे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते थे, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते थे और सरल से कठिन की ओर जाते थे, सरल से जटिल की ओर जाते थे। ठीक है, अब हम लोग इसके उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। देखिए, पहला जैसे दिया नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो आप ये जैसे मैंने आपको बताया कि पहला तो दिया हुआ है कि नियम और सूत्रों के हिसाब से, तो आप ये ले सकते हैं कि मैथ में जो नियम होते हैं उन नियमों को पहले बताया जाता है, बाद में उनके द्वारा जो सवाल हल किए जाते हैं वो उसके उदाहरण के रूप में स्पष्ट प्रदर्शित हो जाते हैं कि हाँ, ये ऐसा ही है। दूसरी चीज साधारण उसमें हम बताते हैं आपको, जैसे नियम है कि जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं। जितने भी उड़ने वाले जीव हैं वो पक्षी हैं, ये नियम है। ये नियम है कि जितने उड़ने वाले जीव हैं वो पक्षी हैं। अब उदाहरण के रूप में बच्चे से तो जितनी चीजें उड़ती हैं बच्चा सारे उदाहरण दे देगा। जैसे कौवा हो गया, कबूतर हो गया, तोता हो गया, गौरैया हो गई, ये सब आपके उदाहरण हो गए नियम से उदाहरण की ओर के। ठीक, नियम क्या है कि पक्षी जो उड़ते हैं वो पक्षी हैं और ये उसके उदाहरण हो गए। दूसरा देखते हैं जो शिक्षण सूत्र में जो दूसरा है वो देखते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, जो सामान्य हो उससे विशिष्ट की ओर। जैसे कि आप उदाहरण में नॉर्मल रूप से ले सकते हैं कि जैसे पक्षी, आपने बहुत सारे बच्चे ने बहुत से पक्षी देखे, ये सामान्य सी चीज है। और विशिष्टता क्या है, उन पक्षियों में एक मोर बैठा हुआ, वो विशिष्ट है। पक्षी वो भी है लेकिन वो विशिष्ट पक्षी है। अब जैसे आप जानवरों को ले ली, जानवरों में वैसे तो बहुत से जानवर हैं, सारे हैं, कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, बिल्ली है, लेकिन शेर विशिष्ट है। हाथी विशिष्ट है क्योंकि वो सबसे बड़ा जीव है। ठीक है, जैसे जिराफ सबसे ऊंचा जीव है, ये विशिष्ट है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, जो सामान्य है एक विशिष्टता। ऐसे मैथ में आप कह सकते हैं सामान्य में, जैसे कि नॉर्मली कोई एक वर्ग दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, वो सामान्य सी चीज है, उसके बारे में जानकारी लेना सामान्य सी बात है। और एक ही वर्ग में बहुत से वर्ग बने हुए हैं, एक ही त्रिभुज में जो संरचना है वो ऐसी संरचनाएं बना दी गई उसमें किसी एक संरचना में एक से ज्यादा त्रिभुज हो तो वो विशिष्ट हो जाएगी। अब आगे देखते हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर में क्या है कि सूक्ष्म का मतलब बहुत ही छोटा और स्थूल का मतलब भी बहुत बड़ा। अब बच्चे को जैसे दिखाया जाए बीज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन उससे बताया जाए कि इसमें क्या है कि ये वृक्ष जो है बड़ा सा, ये इसमें समाहित है, इसको बोएंगे, इससे पौधा निकलेगा, पौधा बड़ा होगा और वृक्ष का रूप ले लेगा। आप लोगों ने देखा होगा बरगद और पीपल के जो बीजे होते हैं कितने छोटे होते हैं, मगर वृक्ष कितना बड़ा होता है। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। मैं सिर्फ ये उदाहरण बता रहा हूं, इसको सिर्फ आपको समझने की दृष्टि से। ठीक है, अगला देखिए अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर में सिंपल सी चीज, आपने मैथ देखी, मैथ में प्रूविंग के जितने सवाल हैं वो इसी पर आधारित है, क्योंकि आपको जो ज्ञात है, जो प्रूव कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, वो आपको पता है, लेकिन कैसे सिद्ध होगा ये आपको नहीं पता। ठीक, क्लियर? प्रूविंग के सारे सवाल इसी के अंतर्गत आएंगे। और अगला है कठिन से सरल की ओर।
कठिन से सरल की ओर का तात्पर्य ये भी मैथ से ही है कि जैसे आप समझ लें कि एक चतुर्भुज बना हुआ है, उस चतुर्भुज को विकर्णों के माध्यम से दो बराबर भागों में बांट दिया गया। तो पूछा कि अब देखिए इसके अंदर जब बांटा गया तो इसमें 4 त्रिभुज निकल आए, एक चतुर्भुज में 4 त्रिभुज निकल आए। अब अगर बच्चे से ये कहा गया कि आप चारों जो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, इसमें आप उसमें बच्चा अगर चारों जो त्रिभुज हैं उनका क्षेत्रफल निकालेगा फिर उनको जोड़ेगा, चाहे ये कर ले, तो ये कठिन है। और सरल ये है कि वो सीधे से उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल ले, बस हो गया क्षेत्रफल में। ठीक, तो ये आपका ये शिक्षण सूत्र थे इसके, कठिन सरल। यानी इसमें शिक्षण सूत्र में तो ये कि कठिन से सरल की ओर कठिन बताते हैं और फिर धीरे धीरे सरलता की ओर जाते हैं। ये कहने का मतलब मैंने सिर्फ आपको उदाहरण बताया जिससे आप उस चीज को पकड़ सके जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो कठिन पहले ऊपर से आते हैं नियम से उदाहरण की ओर। जैसे मैंने आपको पक्षी का नियम बताया, नियम ही है, वो नियम ही है कि पक्षी उड़ते हैं, अब जानवर तो उड़ते नहीं है। अब जैसे नियम से उदाहरण की ओर, जैसे इसमें एक चीज ये भी ले सकते हैं, देखिए जो जीव जंतु जो जंतु होते हैं या तो वो पानी में रहते हैं तो जलचर हो गए, स्थल पर रहेंगे स्थल, उभयचर मतलब जो दोनों पानी और जल दोनों में रहते, ये नियम ही तो बनाए गए हैं, ये नियम ही है। तो जैसे मान लियो उभयचर पानी और जमीन दोनों में रहते हैं, वो ये नियम है। उसके उदाहरण में आप मगरमच्छ, कछुआ, सांप ले सकते हैं, हिप्पो दरियाई घोड़ा भी ले सकते हैं, वो भी पानी और जमीन दोनों पे रहता है। तो ये सिर्फ उदाहरण है आपको बताने के लिए। और सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट को मैंने बताया कि जैसे कोई भी चीज नॉर्मली है वो सामान्य रहेगी और उसमें कोई भी विशेषता है तो वो विशिष्ट हो जाएगा। अगर आप बौद्धिक परीक्षण की बात करें, अगर नॉर्मल आईक्यू के सारे बच्चे बैठे हैं उसमें एक बहुत ही मंद बुद्धि का बच्चा है तो वो मंद बुद्धि का बच्चा भी विशिष्ट होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रतिभा अधिक होनी चाहिए, नहीं, अगर उससे सामान्य से नीचे भी है तो भी विशिष्ट है, वो विशिष्ट है। वो अगर सारी आंख वाले लोग बैठे हैं उसमें एक व्यक्ति है जिसकी एक आंख नहीं है तो वो विशिष्ट है, क्योंकि उसकी एक आंख नहीं, ये विशिष्टता है उसकी। अब इसके उस परिप्रेक्ष्य में मत लीजिएगा कि ये मजाक, ऐसा नहीं है। लेकिन विशिष्ट का मतलब दोनों होता है, या तो विशिष्टता का मतलब या तो उसमें बहुत अधिक गुण हो या तो उसमें बहुत ही कम गुण हो। ठीक है। सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म का मतलब छोटा और स्थूल का मतलब बड़ा। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म का मतलब छोटा हो गया, छोटे से बड़े की ओर, बीज बहुत छोटा होता है उससे वृक्ष बहुत बड़ा बन जाता है। या फिर इसको कहते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर की कोई चीज बहुत छोटी सी है और फिर धीरे धीरे, जैसे आपको मैथ में आप समझ लीजिए कि सूक्ष्म आपको एक त्रिज्या दे दी गई, वो छोटी रहती है लेकिन वो उस जो उसका वृत्त बनता है उसी का भाग है वो, लेकिन वृत्त उससे बहुत बड़ा बनता है। ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर भी मैंने आपको बताया। अज्ञात से ज्ञात की ओर प्रूविंग वाले सारे सवाल आते हैं कि जो प्रूव करना है वो आपको पता होता है, कैसे करना है ये आपको नहीं पता होता। और कठिन से सरल की ओर, इसमें सिंपल सी चीज़ है कि जो पहले कठिनता का अध्ययन कराता है टीचर, फिर सरलता की ओर जाता है। तो इन विधियों में क्या है, बच्चा बहुत एक्साइटेड रहता है। देखिए अगर आप चीज़ कठिन से इंट्रोड्यूस कराएंगे बच्चे को, फिर सरलता की ओर जाएंगे तो बच्चा बहुत खुश होगा और उसकी समझ में भी आएगा, क्योंकि फिर उसको कम दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग ये जो आपकी निगमन विधि है, निगमन विधि के जो चरण है, स्टेप, सोपान, उनको बारे में अध्ययन करते हैं। जो निगमन विधि के जो प्रमुख सोपान या चरण है या स्टेप है वो देखते हैं क्या है। सिद्धांत का ज्ञान देना, सबसे पहले एक चीज है कि जो अध्यापक होता है वो बच्चों को सिद्धांत या नियम के बारे में बताता है, सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस कराता है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कराता है, सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत या नियम के बारे में। ठीक। अगला है विभिन्न उदाहरणों से सिद्धांतों का प्रयोग करना। उदाहरणों में जो उदाहरण देते सिद्धांत को पूर्ण रूप से बताने के बाद में उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो उसके उदाहरण होते हैं उनसे उसको बच्चों को बताता है कि देखो इस उदाहरण में इस सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, उस उदाहरण में इस सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये बताता है। और फिर सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण कराता है, जो सिद्धांत है वो सही है, नियम जो है वो सही है, उसकी सत्यता का परीक्षण कराता है। अन्य उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन कराता है। ठीक। अब इसको देखिए समझने के लिए हम लोग साइंस का एक प्रयोग है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उसमें क्या है कि उन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु तब तैरेगी जब वो अपने भार के बराबर जो जल है उसको हटा देगी, तभी तैरेगी। ये उनका सिद्धांत है। ठीक। अब देखिए पहले टीचर ने सिद्धांत का ज्ञान दिया, इस आर्किमिडीज के सिद्धांत को बच्चों को बताया कि बेटा कोई भी चीज अगर
तभी तैरेगी जब वो अपने भार के बराबर जो जल है उसको हटा देगी, हटाने से सक्षम होगी, तभी वो तैरेगी। अगर वो नहीं हटा पाएगी तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगी। जैसे कि वो बताएगा कि जैसे आप लोहे की कोई चीज पानी में रखते हैं तो वो अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती तो वो डूब जाती है अंदर, लेकिन जो लकड़ी होती है वो अपने भार के बराबर पानी हटा देती है तो वो तैरती रहती है। ये उसने सिद्धांत बताया, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। विभिन्न उदाहरणों से सिद्धांतों का प्रयोग करना। अब इसके बाद में वो बच्चों को लैब ले जा सकता है या प्रयोग करके बता सकता है, लकड़ी, पानी, लोहा, जो भी चीज होगी उसको रख के वो बता सकता है, तो उसमें वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपको भी पता है कि लकड़ी हमेशा पानी में तैरेगी क्योंकि वो अपने भार के बराबर पानी हटा देगी। और लोहे की कील या वो लोहे का जो लोहे का जो टुकड़ा होगा, किसी भी धातु का टुकड़ा होगा, वो बैठ जाएगा क्योंकि वो अपने बराबर पानी नहीं हटा पाएगा भार के बराबर। अगला है सिद्धांतों का सत्यापन का परीक्षण। परीक्षण हो गया उसका कि बच्चों ने देख लिया, सब कर लिया। इसका अन्य उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों को पूर्ण सत्यापन। अब ये चीज तो बच्चों ने सीधे अपनी आंखों से टीचर के साथ देखी, फिर टीचर उदाहरण बताएगा। देखो, नावें बनती हैं, बच्चों को बताएगा, जहाज बनते हैं, ठीक है, ये उनमें लकड़ी का प्रयोग होता है, तो बच्चे इसको समझेंगे कि हाँ ये चीज सही है। वही लिखा है, अन्य उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन करना। निगमन विधि के गुण देखिए, इसमें पहला है सरल और सुविधाजनक। सिंपल सी चीज है, टीचर जो बच्चों को सीधे नियम बता देता है और कहता है इस नियम को फॉलो करके आपको सारे जो प्रश्न है उनके उत्तर मिल जाएंगे। अगला, स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है। बच्चों के स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है। मान लो टीचर ने उसको 5 नियम बताया, उसने बच्चे ने 5 याद कर लिए, नियम उसको याद है, सिंपल सी चीज है कि वो सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेगा या फिर निकाल लेगा। अगला है संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि। छोटी सी विधि है, सिर्फ आपको नियम याद रखना है, और व्यवहारिक है क्योंकि उसे अगर आपने सही ढंग से लगाया तो आंसर तो निकलेगा ही निकलेगा। बालक तेजी से सीखता है, सिंपल सी चीज है भाई। मैथ के गणित शिक्षण में आप लोगों ने देखा होगा कि टीचर आता है, वो उस लेसन के जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज के उसने सूत्र बता दिया और कहा कि सारे जो हैं जो आपको प्रश्न दिए गए सब पे इनको लगाइए और उसके अंतर निकल आएंगे। तो बच्चा लगाता है तो तेजी से सीखता है बच्चा। पाठ्य पुस्तक का निर्माण इस विधि से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके निर्माण में इसी विधि का, निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मान लीजिए परीक्षा में आ गया कि पाठ्य पुस्तक का निर्माण किस विधि के आधार पर किया था, तो निगमन विधि के आधार पर किया था। ये निगमन विधि के दोष देखते हैं। देखिए, इसमें पहला है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति विकसित होती है। सिंपल सी चीज है, छात्रों को नियम बता दिया जाता है तो छात्र सिर्फ उसको रट लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, बस इसके आगे वो ध्यान नहीं देते। दूसरा, छात्र पूर्ण ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज है, देखिए जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जैसे टीचर ने बताया कि आर्किमिडीज का सिद्धांत ये है कि जो वस्तु है वो तब तैरेगी जब अपने भार के बराबर जल को हटा देगी, वो तब तैरेगी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके बच्चों का क्या मानना होता है कि वो कहते हैं लकड़ी तैरती, लोहा नहीं तैरता, धातु नहीं तैरती, ठीक है। तो वो ये उन्होंने पूरा ज्ञान अर्जित नहीं किया। मोस्टली बालक ऐसे होते हैं जो ये काम करते हैं कि उनको ये बस ये जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में टीचर ने सूत्र बना दिया तो उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि कैसे हुआ या कितने, 5 साल का पूछा गया है तो 2 साल में कितना हो, इससे कुछ लेना देना। उन्होंने सीधे सूत्र लगा के और बस 5 साल का निकाल दिया बस। मतलब पूरी पूर्ण रूप से वो ज्ञान का अर्जन नहीं करते, सिर्फ सूत्र पर आधारित हो जाते हैं, ठीक है। तो छात्र पूर्ण ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं उत्पन्न। सिंपल सी चीज है, जब वो उस पर रुचि ही नहीं दिखाएंगे कि कैसे हुआ तो उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे उत्पन्न होगा, ठीक। तो ये प्रमुख दोष हैं इस विधि के। तो देखते हैं इस जो निगमन विधि है इसको पहचानने का तरीका क्या है। देखिए, DRE मैंने लिखा हुआ है। D का मतलब होता है डिडक्टिव, R का मतलब रूल टू, E का मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। जो डिडक्टिव मेथड जब आएगा तो रूल टू एग्जाम्पल इस पे फॉलो होता है। रूल का मतलब नियम से आपका उदाहरण की ओर, ठीक, क्लियर। तो इससे आपको याद रहेगा कि डिडक्टिव मेथड में हम लोग रूल से, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, ठीक। दूसरा देख लीजिए, दूसरे में क्या है कि एक सेंटेंस है, स्थूल विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल करना, ठीक। ये मैंने आपको जब आगमन विधि पढ़ाई थी तो भी मैंने आपको ये लिखाया था, स्थूल विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल करना, ठीक। इसको आपको याद रखना। अब आपके इसके शिक्षण जो सूत्र हैं वो सारे इसी में हैं। देखिए, इसमें क्या है कि ये जो
इसके पहले मैंने आपको आगमन विधि पढ़ाई थी, उसमें यही था। इससे क्या था, ये एरो नीचे को लगा था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, और सरल से कठिन की ओर। और निगमन विधि में क्या होगा, ये तीर एरो जो है वो उल्टे हो जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर। तो हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, और कठिन से सरल की ओर, या जटिल से कठिन सरल की ओर, ऐसा लिखा होता है। ठीक, मैं एक बार फिर से बता दूं, निगमन विधि में ये जो विधि है, इसमें ये एरो नीचे से ऊपर को लगेंगे। पहले सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, कठिन से सरल की ओर। ठीक है, तो ये थी आपकी निगमन विधि। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह परीक्षा की तैयारी करते रहिए, और मैं जो महत्वपूर्ण सामग्री है उसको लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।